नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज गुरुवार 2 मार्च को घोषित किए जाएंगे। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी। आपको बता दें कि तीनों ही राज्यों में विधानसभा की 60-60 सीटें हैं और इन सभी सीटों पर आज करीब 800 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को दावा करते हुए कहा कि त्रिपुरा, नागालैंड या मेघालय में से किसी में भी त्रिशंकु विधानसभा नहीं होगी और एनडीए पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा। आपको बता दें कि त्रिपुरा और मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा का पूर्वानुमान जताया गया है, तो वहीं नागालैंड में एनडीए के पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी का पूर्वानुमान जताया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शर्मा ने तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि त्रिपुरा और नागालैंड में यथास्थिति रहेगी और त्रिपुरा में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, जबकि हम नागालैंड में गठबंधन सरकार में हैं। वहीं मेघालय में मुख्यमंत्री का फैसला भाजपा द्वारा जीती गई सीटों की संख्या पर विचार करने के बाद किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि यह देश समाजवाद से नहीं बल्कि राम राज्य से चलेगा। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सदन में पेश बजट पर चर्चा करते हुए समाजवाद को अप्रासंगिक बताते हुए कहा कि यह देश राम राज्य से ही चलेगा। यह बजट राम राज्य की आधारशिला बनने जा रहा है। इस वर्ष भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। समाजवाद दुनिया में कहीं भी समृद्धि नहीं लाया है और इसका असली मॉडल इस वक्त शिवपाल जी हैं। यह एक बहुरूपिया ब्रांड है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी सदस्य शिवपाल सिंह यादव पर तंज कसते हुए कहा कि आपकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कहां गई? लोकतांत्रिक समाजवाद प्रजातांत्रिक समाजवाद भी है, प्रगतिशील समाजवाद भी है और पारिवारिक समाजवाद भी है। यह क्या प्रदेश का कल्याण कर पाएगा? इसके बारे में बार बार कहा जाता है कि यह एक मृत तृष्णा है, जिसके बारे में कहा गया है कि यह अमीरों को गरीब बनाता है, गरीबों को गुलाम बनाता है, बुद्धिजीवियों को बेवकूफ बनाता है। केवल नेताओं को, अपने लोगों को शक्तिशाली बनाने का आज के दिन का सबसे बड़ा पाखंड है समाजवाद। और भारत को समाजवाद की जरूरत नहीं है। भारत प्रदेश राम राज्य की धरती है और वह इसी भाव के साथ आगे बढ़ रहा है। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि सरकार को समाजवादी सिद्धांत को समझना होगा। सबका साथ, सबका विकास या राम राज्य बिना समाजवाद के संभव नहीं है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के जन्मदिन के मौके पर बुधवार 1 मार्च को डीएमके ने चेन्नई में एक विशाल रैली का आयोजन किया। इस रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। वहीं रैली को संबोधित करते दौरान खड़गे ने विपक्षी गठबंधन के मामले में पार्टी के रुख में एक बड़े बदलाव का संकेत देते हुए कहा कि हम पीएम उम्मीदवार का नाम नहीं दे रहे हैं। हम ये नहीं बता रहे हैं कि कौन नेतृत्व करेगा या कौन पीएम बनेगा। यह सवाल नहीं है। हम एक साथ लड़ना चाहते हैं, यही हमारी इच्छा है। हमें 2024 के चुनाव से पहले अपने गठबंधन को मजबूत करना जारी रखना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके गठबंधन ने 2004-2009 में लोकसभा और 2006 और 2021 में विधानसभा जीत का नेतृत्व किया। हमें यूपीए गठबंधन के लिए 2024 की लोकसभा जीत के लिए अपने गठबंधन और नेतृत्व की नींव को मजबूत करना जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की विफलता के कारण 23 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिए गए हैं। आम आदमी महंगाई से परेशान है, युवा बेरोजगारी से प्रभावित है, लेकिन बीजेपी चुनाव जीतने के लिए समाज के ध्रुवीकरण में दिलचस्पी रखती है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से एक वकील की कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस के तौर पर नियुक्ति की सिफारिश को सरकार द्वारा 3 बार इसलिए अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि उनकी एक सियासी पार्टी से गहरी संबंधिता थी। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह जानकारी सूत्रों द्वारा मिली है और सूत्रों ने यह भी बताया है कि इस मामले में कॉलेजियम के संवाद पर सरकार ने जानबूझकर यह इंगित करते हुए फाइल आगे बढ़ाने में देरी की कि यह कानून के खिलाफ है। सूत्रों ने बताया कि कॉलेजियम ने नागेंद्र रामचंद्र नाइक के नाम की 4 बार सिफारिश की। पहली बार 3 अक्टूबर 2013 को सिफारिश की गई। इसी तरह फिर साल 2021 में 2 बार सिफारिश की गई और अब इसके बाद इसी साल जनवरी में भी 1 बार सिफारिश की गई है। कॉलेजियम ने कहा कि सरकार ने नाइक की फाइल को मंजूरी देने में जानबूझकर देरी की। सूत्रों के अनुसार कम्युनिकेशन में कहा गया है कि इस तरह की देरी किसी वकील को पेशेवर तौर पर प्रभावित करने के साथ साथ संस्थान को भी प्रभावित करती है।
सूत्रों के अनुसार कॉलेजियम ने सरकार को बताया है कि उसकी यह कार्रवाई ऐसे मामले में निर्धारित कानून का उल्लंघन है और कॉलेजियम ने राजनीतिक संबद्धता और आपराधिक रिकॉर्ड के आरोपों को ध्यान में रखते हुए ही वकील के नाम की सिफारिश की थी। भारतीय मूल के अमेरिकी प्रोफेसर हरि बालाकृष्णन को वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग और वितरित सिस्टम में मौलिक खोजों के लिए 2023 मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बालाकृष्णन MIT के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस विभाग में प्रोफेसर हैं और MIT कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी में एक प्रमुख अन्वेषक हैं। वहीं मार्कोनी सोसाइटी के अध्यक्ष विंट सेर्फ ने MIT न्यूज के एक बयान में बालाकृष्णन की सराहना करते हुए कहा कि हरि के अद्वितीय योगदान ने कई क्षेत्रों में अनुसंधान और खोज को आकार दिया है, जीवन बचाया है और उपयोगकर्ताओं को नेटवर्क आधारित सेवाओं के साथ बेहतर अनुभव प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक उत्कृष्टता पर उनका ध्यान, जो बड़े पैमाने पर सकारात्मक प्रभाव पैदा करता है, उनके मानवीय योगदान के साथ उन्हें मार्कोनी पुरस्कार के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है। आपको बता दें कि मार्कोनी पुरस्कार को व्यापक रूप से संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शीर्ष सम्मान माना जाता है और हर साल यह उन इनोवेटर्स को दिया जाता है जिन्होंने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की उन्नति के माध्यम से डिजिटल समावेशिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।